गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आपका जो पेपर हुआ था उसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये देखने के बाद भी तो फिर आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला हमको, इफ़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अ प्रोटॉन एंड फॉर अल्फा पार्टिकल आर इक्वल एंड देन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज़ विल बी, ठीक है। तो हमको वेलोसिटीज़ का रेशियो पूछा है और वेवलेंथ इक्वल बोले हैं, ठीक है। हमको पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी, सही है। तो लैम्बडा दोनों का सेम है, एच भी कैसा है, सेम। तो मैं बोल सकता हूँ मास और वेलोसिटी कैसा होगा, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम वी इज इक्वल टू एच बाई लैम्बडा, ठीक है। एच सेम, लैम्बडा भी सेम, तो एच बाई लैम्बडा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो मास और वेलोसिटी क्या हो गए, कांस्टेंट। तो अगर मास और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। चलो देख लेते हैं फिर। तो हमको वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, तो मुझे वेलोसिटी में क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन टू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन तो वेलोसिटी और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोटॉन के सामने क्या आएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। हम सबको पता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल के बदले लिखा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये कैंसिल हो गया। तो आंसर आया हमको 4:1, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, सही है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी आपको दिया है 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। हम सबको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, एच अपॉन √2m इंटू एनर्जी, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी दी है हमको, तो एच की वैल्यू हमको दी है 6.6। एच की वैल्यू है हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, अपॉन √2 टाइम्स मास। तो मास कितना है हमारे पास 9.1 है, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 9 ले रहा हूँ तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। 10⁻31 इंटू एनर्जी कितना दिया है 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बनाते हैं। ये 0 से इसको कैंसिल करता हूँ, ये -30 हो गया, ठीक है। ये 1.6 है तो इसको 16 बनाना है, तो यहाँ पे इसको मैं -20 लिख देता हूँ, ठीक है। पॉइंट राइट में शिफ्ट हो गया। तो अगर आप देखोगे तो 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन √, ठीक है, 9 -30 -20 कितना हो गया -50, और यहाँ पे इंटू 8 2 कितना हो गया 16, और ये भी क्या है 16, तो 16 इंटू 16, ठीक है। तो चला स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो गया 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻50, तो 10⁻⁻25, ठीक है। तो 25 से ये कैंसिल हो गया, कितना बचा -9 बचा, बराबर। 3 का टेबल अगर आपको आता है तो 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फिर, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻, कितना हो गया -9 अपॉन 16, ठीक है। इस 16 को मैं थोड़ा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 8 इंटू 2 लिख रहा हूँ, तो 2 1 2, 2 1 2, तो 1.1, तो ये हो जाएगा 1.1 अपॉन 8 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। 1.1 अपॉन 8 इंटू 10⁻⁻9, 8 1 8, 8 0 0, तो 11 हो गया, 8 1 8, 9 10 11, 3 बचा तो 30 हो गया, बराबर। 8 3 कितना हो गया 24, 4 32, बराबर। तो 8 3 24, तो कितना आ रहा है फिर ये 0.13 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, बट 13 के करीब, मतलब 14 ही अपन मान सकते हैं इसको। तो लेकिन सारे आंसर एमस्ट्रॉन्ग में है, तो पॉइंट को राइट में शिफ्ट करता हूँ, तो पॉइंट को राइट में शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 1.3
इंटू 10⁻⁻10 मीटर, सही है। तो अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1.3, 10⁻⁻10 मीटर इज़ नथिंग बट एमस्ट्रॉन्ग, तो 1.3 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक, जो काफ़ी करीब है 1.4 एमस्ट्रॉन्ग के, सही है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ प्रोटॉन एसेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, ठीक है। तो प्रोटॉन जो एसेलरेट कर रहा है कितने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, 100 वोल्ट दिया है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना दिया, लैम्डा नॉट। तो जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है तो उसका जो वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट है। फिर बोला है, ओके किसके बारे में बात हो रही है, प्रोटॉन, तो मैं वीपी लिख देता हूँ यहाँ पे और लैम्डा पी लिख देता हूँ, ठीक है। फिर बोला है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो हमको अल्फा पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, एसिलेटेड थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, 800 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अल्फा पार्टिकल का दिया है 800 वोल्ट, ठीक है। अब हमको पता है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज, सॉरी या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, तो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन है mp, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑन प्रोटॉन को मैं ई लिख देता हूँ, ठीक है। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा फिर 2e, सही है, ठीक है। चलो देख लेते हैं फिर इसको एक बार। लैम्बडा वेवलेंथ क्या रिलेशन है इसका, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रिलेशन है लैम्बडा का, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन √2 मास इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चार्ज पता है, मास पता है, v पता है, और लैम्बडा रेशियो में चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटॉन का देख लेते हैं। तो यहाँ पे लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोटॉन को दिया है, ठीक है। उसके बाद लैम्बडा ऑफ अल्फा पार्टिकल h अपॉन √2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल और पोटेंशियल डिफरेंस जो अल्फा पार्टिकल को दिया है, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से, सही है। लैम्बडा अल्फा पार्टिकल्स चाहिए, तो लैम्बडा अल्फा अपॉन क्या आएगा, लैम्बडा पी, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। और बट ऑब्वियस है अल्फा पार्टिकल ये कैसा दिखेगा आपको, तो ये दिखेगा, देखो ये प्रोटॉन और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो अल्फा के सामने किसका आएगा, अल्फा के सामने आएगा प्रोटॉन का, और प्रोटॉन के सामने किसका आएगा, अल्फा का, ठीक है। तो ये अल्फा के सामने किसका लिखेंगे हम लोग, प्रोटॉन का, तो √ऑफ क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन अपॉन √ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। सिम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, √ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो mp ही है। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है, ई ले लिया उसको, और वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोटॉन के अक्रॉस कितना दिया, 100, सही है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है, तो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन है। चार्ज कितना है, 2e है, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हम लोग को 800, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, ई से ई भी क्या हो गया, कैंसिल, 0 0 0 0 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये हो जाएगा √1 अपॉन 4 2 कितना हो गया, 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा, 8। तो लैम्बडा अल्फा अपॉन लैम्बडा पी इज इक्वल टू 1.1/8। तो लैम्बडा अल्फा कितना हो जाएगा, लैम्बडा पी अपॉन 8, और लैम्बडा पी क्या है, लैम्बडा नॉट अपॉन 8, सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है फिर, डी। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट प्लॉटेड अगेंस्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ दिया है, बराबर। फिर आपको बोला है वर्क फंक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक सर्फेस इज गिवन बाय, तो वर्क फंक्शन निकालना है, ठीक है। हमको पता है कि वर्क फंक्शन इज नथिंग बट OB, बराबर। और OB का फॉर्मूला, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला इस ग्राफ के लिए क्या होता है, φ0/e, याद होगा आपको, एक्चुअली -φ0/, होते हैं, पर ठीक है माइनस को रहने, तो φ0/, कितना हो जाता है, e। तो φ0 का फॉर्मूला क्या हो गया फिर, e इंटू OB, है कि नहीं। e डिवीजन में साइड चेंज किया तो क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। तो आंसर क्या आना चाहिए, e इंटू OB, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है,
इफ़ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाय डेल्टा पी, तो आपको चेंज इन मोमेंटम दिया है, कितना दिया है, डेल्टा पी, ये आपका चेंज इन मोमेंटम है। देन द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट चेंजेस बाय 0.5%, ठीक है। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट चेंजेस बाय, मतलब वेवलेंथ चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वेवलेंथ अपॉन इनिशियल वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय 100, बराबर। और ये परसेंटेज में दिया, कितना दिया है, 0.5%। तो बेसिकली आपको इसकी वैल्यू दी है ये, ठीक है। और हमको क्या ढूंढना है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ज़रा बताओ फिर, आप सबको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, h बाई लैम्बडा, सही है। जहाँ पे h क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मैं एरर्स का फॉर्मूला लगाऊँ तो ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको, चेंज इन मोमेंटम अपॉन ओरिजिनल मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन वेवलेंथ अपॉन ओरिजिनल वेवलेंथ, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप एक और तरीके से कर सकते हो इसको, क्या, फाइनल चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, या फिर परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। उससे भी आप कर सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पे जो चेंज है वो काफ़ी छोटा है तो फिर ये मेथड भी सही है, ठीक है। तो डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, परसेंटेज में होगा तो डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, परसेंटेज। और ये डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये भी किस में हो गया, परसेंटेज में, ठीक है। ज़रा देख लो इसको, तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100% इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है, 0.50, ठीक है। तो ये 0.5%, तो परसेंट से परसेंट आप चाहिए तो कैंसिल कर दो। आपको डेल्टा पी चाहिए था कि पी चाहिए था, हाँ, आपको मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मतलब पी चाहिए, तो क्या करेंगे, 0.5 इधर मल्टीप्लिकेशन में, साइड चेंज किया तो डिवीजन में, तो डेल्टा पी इंटू 100 अपॉन क्या आएगा, 0.5 इज इक्वल टू पी, सही है। अगर मैं इसको और देखूँ, सॉल्व करूँ, तो पी का फॉर्मूला क्या आएगा फिर, डेल्टा पी इंटू 1000 अपॉन 5, तो कितना आएगा ये, 200 पी, ठीक है। तो ये हमने जो निकाला है आंसर सही है, ये एकदम एक्यूरेट नहीं है बट अप्रॉक्सीमेटली सही है, ठीक है। एक्यूरेट फॉर्मूला क्या होता है इसका, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन सा सबसे नज़दीक है इसके, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, अ फोटोन ऑफ एनर्जी ई इजेक्ट्स अ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, उसका वर्क फंक्शन कितना है, W0। इफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी enters into a uniform magnetic field of induction B in a direction perpendicular to the field and describe a circular path of radius r, then the radius r is given by, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज को कहाँ पे रखा है मैंने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और चार्ज की वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमको पता है कि वो चार्ज जो सर्कुलर मोशन करेगा, और हमको एक फॉर्मूला पता है mv इज इक्वल टू QBr। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, इसका रेडियस, सर्कल का रेडियस, तो r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv अपॉन QV, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 लिख देता हूँ मैं। फिर हमको क्या बोला है कि फोटोन जो इलेक्ट्रॉन निकला है, बराबर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेना है। हमको पता है इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जो मेटल है, मेटल पे फोटोन गिरा, फोटोन की एनर्जी कितनी है, E, सही है। मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका वर्क फंक्शन कितना है, W0, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जितनी एनर्जी मिली है माइनस बाहर निकलने में जितना खर्चा हुआ है, W0, सही है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू E माइनस W0, ठीक है। सो देयरफॉर 2 को उधर भेजा, m नीचे, तो v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 E माइनस वर्क फंक्शन अपॉन m, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूँ इसको, बट ये v स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड से तो ले लो। तो v मैक्स का फॉर्मूला क्या आएगा फिर, अंडर रूट ऑफ 2 E माइनस वर्क फंक्शन अपॉन m, ठीक है। इसको पुट कर दो इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करोगे आप तो क्या फॉर्मूला आएगा फिर, r इज इक्वल टू m अपॉन चार्ज। अच्छा, चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, E, ठीक है। तो इसको चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, r इज इक्वल टू mv अपॉन EB, ठीक है। तो m अपॉन E, अब मैंने EB क्यों लिखा आपको समझ में आ रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में E दिया है, ठीक है। तो m अपॉन क्या हो जाएगा, m अपॉन क्या हो जाएगा, EB, और वेलोसिटी कितनी दी है, अंडर रूट ऑफ 2 E माइनस W0 अपॉन m, ये सही है, ठीक है।
अब चाहिए तो आप इस m को अंदर भेज दो या फिर यहाँ से रूट m कैंसिल कर दो तो यहाँ पे रूट m बचेगा। तो r का फॉर्मूला क्या आएगा फिर, अंडर रूट ऑफ 2m e माइनस W0 अपॉन EB। सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला आपको, वर्क फंक्शन ऑफ निकल। तो आपको वर्क फंक्शन दिया कि निकल का कितना दिया है, 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहा हूँ। व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, लाइट कितना इंसिडेंट हो रहा है, तो लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है उसका वेवलेंथ कितना है, 2000 एंगस्ट्रॉम। अब आपको बोला इस इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ निकल इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, हम सबको पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो hc/λ माइनस फाई नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाई नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो एच की वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालते हैं। एच की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है, 1.12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमस्ट्रॉम अपॉन वेवलेंथ कितना दिया है 2000 एमस्ट्रॉम माइनस वर्क फंक्शन कितना मिला है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी कितना दिया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एमस्ट्रॉन्ग से एमस्ट्रॉन्ग क्या हो गया, कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल तो 12.4 हो गया, 2 1 2 2 6 12 2 2 4। ठीक है, कितना आ रहा है फिर ये 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मिला आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्स। सही है ना, बट हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्स नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन निकला है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ mv²। सही है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्योंकि वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड में, ऐसा यूनिट में, तो आप एनर्जी का भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देना। तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल्स। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1.6 × 10⁻⁻⁹। सही है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 1.2 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ और नीचे आएगा m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 होता है, बट 9 ले रहे हैं, इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप चाहिए तो काफ़ी कुछ कैंसिल हो सकता है। 19 कैंसिल, बराबर कितना बचा फिर ये 19 20 20 30 11, तो -12 बचा। सही है, -12 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, +12। तो ये हो जाएगा 2 × 1.2 × 1.6 × 10⁻12 और नीचे कितना है 9। ठीक है, चाहिए तो ये पॉइंट हटा देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 12 2 कितना हो जाएगा, अच्छा ठीक है, 2 × 12 × 16 × 10⁻10/9। सही है, तो 12 2 कितना होता है 24, तो 24 × 16 × 10⁻10/9। ठीक है, तो ये मिला आपको v मैक्स का स्क्वायर, बट हमको v मैक्स चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ले लिया। 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3, 10⁻10 का स्क्वायर रूट 10⁻5 और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 24 बचा। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 24 आप खुद ही समझ गए होंगे कि 24 जो है वो 25 के काफ़ी करीब है, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। सही है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 24, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 4.8 4.9 तो मान ही सकता हूँ। तो बोलो फिर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 × 4.8 ऐसा कुछ ले लेते हैं इंटू 10⁵। ठीक है, अब सर आप इसमें कैलकुलेशन करोगे तो 3 1 3, 4 - 3 कितना हो गया 1 10, 3 3 9। ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं करते, तो 4.8 × 1.3, 8 3 कितना हो गया 24, 4 2, 4 3 12, 13 14, 8 4 4, 8 + 4 कितना हो गया 12, 5 6, बराबर कितना हो गया फिर ये 6.24। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है 6.24 × 10⁵। सही है, मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन इसके सबसे करीब लग रहा है, तो ऑप्शन बी सबसे करीब लग रहा है। सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो आपको वेवलेंथ दिया है, फॉल्स नॉर्मली ऑन अ प्लेन मेटेलिक सरफेस
विच इज़ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। द पावर ऑफ द बीम इज, तो पावर दिया है बीम का, कितना दिया पावर बीम का 5 मिली वॉट, तो मिली कितना होता है, मिली होता है 10⁻³ सही है। एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, कितना दिया है 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो इसको भी थोड़ा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, मिली मतलब 10⁻³ बट उसका स्क्वायर करना है तो 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रेडिएशन ऑन द मेटेलिक सरफेस, तो फोर्स और प्रेशर निकालना है, ठीक है। हमको पता है कि रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1+R IA/C, सही है। अब मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी तो नहीं दिया है, पावर दिया है बराबर, तो हमको पता है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पावर अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू 1+R, इंटेंसिटी के बदले क्या आएगा पावर अपॉन एरिया इंटू एरिया अपॉन C, तो एरिया से एरिया क्या हो गया कैंसिल, तो फोर्स के लिए क्या बन जाएगा 1+R P/C, सही है। अब ये क्योंकि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो R की वैल्यू क्या होगी 1, तो R की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो आप, तो 1+1, पावर कितना दिया है तो 5 × 10⁻³ और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है आपको पता है ऑलरेडी 3 × 10⁸, सही है। कितना हो जाएगा फिर ये 5 2 1+1 2 5 2 कितना हो गया 10 × 10⁻³ अपॉन 3 × 10 कितना हो गया 8, सही है। तो ये 0 गया, ये गया, कितना बचा -2, +8 ऊपर जाएगा तो -8 -2 कितना हो गया -10, ठीक है। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 × 10⁻⁻10, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 3 1 3 3 0 0 3 3 9 10 - 9 कितना हो गया 1, वापस 10 3 3 9, तो F कितना आएगा 0.33 × 10⁻10, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या फोर्स के लिए, पहला फोर्स ही दिया है इन लोग ने ना, तो फोर्स के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। 3.3 में है, तो 3.3 में तो पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करोगे राइट में, तो कितना हो जाएगा फिर ये 3.3 × 10⁻11, ठीक है। पॉइंट को राइट में शिफ्ट करते हैं 10 के बारे में माइनस आता है बराबर न्यूटन। तो अभी ऐसे ऑप्शन हमारे पास दो है, ऑप्शन बी भी है और ऑप्शन डी भी है बराबर। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। अब प्रेशर ढूंढना है, तो प्रेशर रेडिएशन प्रेशर ढूंढना है, ठीक है। अब प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स कितना मिला 3.3 × 10⁻11 और एरिया कितना था तो 10⁻6, ठीक है। तो -6 से -6 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा -5, तो 3.3 × 10⁻, क्या हो गया -5 Nm/m², ठीक है। तो मुझे लगता है ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, सही है। हाँ, ये तो ऑलरेडी ऐसे हम लोगों ने काफ़ी डेरिवेशंस किए हैं, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ओमेगा इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, तो ओमेगा और n का क्या रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³, सही है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम इट्स 4th to 5th स्टेशनरी ऑर्बिट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पूछा है और आपको n की वैल्यू दी है, ठीक है। अगर मैं इसको n1 मानूँ तो ये 5th क्या हो जाएगा आपका n2 बराबर। तो n1 की वैल्यू 4 है और n2 की वैल्यू क्या है 5, तो बोलो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा NH/2π, सही है। n की वैल्यू 4 H/2π, 5th के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए 5H/2π, सही है। आपको पूछा है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो क्या करोगे चेंज में माइनस कर दोगे, तो L2 माइनस क्या कर दिया L1, तो 5H/2π माइनस 4H/2π, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है सेम, 5H - 4H कितना हो गया H/2π, ठीक है। ऑप्शन में H/2π तो नहीं है, तो आपको वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी। तो अगर आप वैल्यूज़ पुट करते हो तो H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 अपॉन 2π, तो पाई को मैं फिलहाल यहाँ पे 22/7 ले रहा हूँ क्योंकि 3.14 लेना डिनोमिनेटर में थोड़ा सा टफ हो जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो 7 को ऊपर लिख ले लिया, ठीक है। अगर मैं 6.6 को 66 बना लूँ तो थोड़ा मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, तो 10⁻ कितना हो गया -35 और यहाँ पे इंटू क्या था 7 अपॉन 2 × 22, सही है। तो अगर आप देखोगे तो 11 2 22, 11 6 66,
फिर वापस 2 1 2, 2 3 6, है कि नहीं। 7 3 कितना हो गया 21/2 इंटू 10⁻⁻35, ठीक है। 2 कितना सा 2 1 2, फिर 2 0 0, 1 10 बचा, 2 6 2 4 8 बराबर, तो कितना आ रहा है फिर ये, तो 10.4 इंटू 10⁻⁻35, ठीक है। तो ये है आपका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, -35 में तो नहीं है, बट 10 मतलब 1.05, तो इसके करीब यही है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 1.04 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -34, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम ऑर्बिट n = 2 to n = 4, देन वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब विल बी। जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, सेकेंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट तक। तो जंप कर रहा है मतलब उस पर कोई एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, तो उस एनर्जी जो इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी कितनी है वो आपको पूछा है, ठीक है। तो वेवलेंथ पूछा है, सॉरी। तो हमको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन 2 से 4 में जंप करते हैं तो वेवलेंथ जो निकलता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/λ r, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16, डिनोमीटर सेम नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा r, 4 - 1 कितना हो गया 3/16, तो ये मिला आपको 1/λ। मुझे लैम्बडा चाहिए था, तो लैम्बडा चाहिए था तो कितना हो जाएगा 16/3r, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q विद वेलोसिटी v इज इंसिडेंट ऑन अ न्यूक्लियस चार्ज q एंड मास m, देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा है, तो हमको पता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 q अपॉन r²। और ये जो r होता है ये आपका होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, सही है। आपको शायद हल्का फुल्का पता होगा, ये एक पार्टिकल होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। जब ये इसके पास जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल। जाते 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 यहाँ पे इसके पास अगर वेलोसिटी v थी तो यहाँ पे जाते जाते उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, बिकॉज फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है उसके ऊपर। वेलोसिटी ऐसे, फोर्स ऐसे, तो वेलोसिटी कम होते जाएगी, ठीक है। ये आपका फिक्स है, हाँ याद रखना। तो कितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस जा सकता है, तो डिस्टेंस जो आ रहा है क्लोजेस्ट वो है r0। और जब ये यहाँ पे होगा तो इस पूरे सिस्टम के पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और वो इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। सॉरी, r0 का स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे r0, KQ अपॉन क्या आएगा r0, सही है, पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ ज़रा r0 चाहिए मुझे, तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, 2 डिवीजन में साइड चेंज किया तो मल्टीप्लाई, m ऊपर साइड चेंज किया तो नीचे। तो r0 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर 2QQ अपॉन कितना आएगा 4πε0 नीचे mv², सही है। 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा QQ अपॉन 2πε0 इंटू mv²। तो ये मिला आपको r0। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ, ऑप्शन बी। ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, स्कैटरिंग पार्टिकल्स आर 56, तो ये आपको n1 दिया है, फॉर कितना एंगल कितना है 90, तो इसको θ1 लिया। अब एंगल कितना हो रहा है 60, तो बोला है कि कितने स्कैटरिंग पार्टिकल्स होंगे, आपको n2 निकालना है, सही है। हमको पता है कि नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स का जो फॉर्मूला होता है 1/sin θ/2 ⁴, ठीक है। तो मुझे n2 निकालना है, तो n2 अपॉन n1 दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो n2 के सामने 1 वाला आएगा। और ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूँ, देख लो एक बार इसको प्लीज़, यहाँ पे ध्यान दो। तो ये हो जाएगा n1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन θ1/2 ⁴, सही है। n2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन θ2/2 ⁴, सही है। मुझे n2 चाहिए तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, इसको चाहिए तो इक्वेशन 1 लिख लो, इसको चाहिए तो इक्वेशन 2 लिख लो। तो इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन 1 से, ठीक है।
LHS से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा N2 अपॉन क्या हो जाएगा N1 इज इक्वल टू 2 के सामने क्या आएगा 1 है कि नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो 2 के सामने 1 तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1/2 का पावर कितना होगा 4 अपॉन साइन थीटा 2/2 का पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो साइन थीटा 1 कितना है 90, तो 90/2 का पावर 4 अपॉन साइन थीटा 2 कितना है 60, तो 60/2 का पावर 4 बराबर 90/2 कितना हो गया 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 1/√2 का पावर 4 बराबर। ये हो गया साइन 30 कितना होता है हाफ, तो हाफ का पावर 4 बराबर। अगर आप इसको और सॉल्व करते हो तो 1/√2 का मतलब है कि √2 4 बार बराबर। कैसा हो जाएगा फिर ये √2 × √2 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया 4 2 जा 8, 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 सही है, सॉरी 1/16, 16 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 16/4, तो 4 4 जा कितना हो गया 16, तो N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू 4, मुझे N2 चाहिए तो N2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ N1, और N1 की वैल्यू कितनी है, तो N1 की वैल्यू हमको दी है 56, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, 22 बराबर, तो कितना आंसर आना चाहिए 224, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोले हैं, द रिकॉइल मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 to n इज इक्वल टू 1, तो रिकॉइल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन 4 से 1 पे गया तो एनर्जी एमिट करेगा, अब जब एनर्जी एमिट करेगा तो उसमें से फोटोन निकलेगा। ठीक है, तो इतना इसमें हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि रिकॉइल मोमेंटम बराबर जो एटम का होगा वो इक्वल होगा किसके, फोटोन के मोमेंटम के। ठीक है, किसके इक्वल होगा, फोटोन के मोमेंटम के, तो मैं बोल सकता हूँ रिकॉइल मोमेंटम ऑफ एटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ क्या, फोटोन, और मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला हमको पता है E/c, तो आपको E की वैल्यू निकालनी होगी, C तो हमको पता है। ठीक है, अब E की वैल्यू निकालने के लिए E का फॉर्मूला क्या होता है hμ, और आपको यहाँ पे अच्छा E का हम लोग एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इस स्टेट में उसकी एनर्जी कितनी थी माइनस इस स्टेट में कितनी थी। ठीक है, उससे भी इसका आंसर बन जाएगा। तो पहले सपोज 1 के लिए लेते तो 1 के लिए हमको पता है -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर बराबर, माइनस 4 में कितनी एनर्जी होगी उसके पास, तो -13.6 अपॉन 4 में n 4 हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -13.6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 13.6 अपॉन 16। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0.85 आता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि नहीं, तो -13.6 प्लस 0.85। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फिर ये -13.6 प्लस 0.85, तो ये इसको मैं लिख देता हूँ 5, ये 10 में से 5 गया कितना बचा 5, ये 2, ये 15 बराबर, 8 8 16 होते हैं तो एक कम है, तो ये कितना हो गया 7, ये 2 और ये 12। ठीक है, कितना हो गया फिर ये 12.75, और ये जो एनर्जी होती है किसमें होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो E मिल गया, तो वहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करो, सिर्फ यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यहाँ पे ही कर देता हूँ, इज इक्वल टू E कितना है E 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन C 3 × 10⁸ सही है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0.3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15। ठीक है, +8 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -8 -19 -8 कितना हो गया -27, तो ये हो जाएगा 4.25 × 1.6 × 10⁻⁻27। ठीक है, तो 4.25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज़्यादा क्लोज है क्या ऑप्शंस नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं इसको 4.3 ले लेता हूँ, या 4.2 तक ही रह देंगे तो भी चलेगा, अप्रॉक्स आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, इंटू 1.6, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 25, 2 1 जा 2 4 बराबर, 2 5 + 2 कितना हो गया 7 6, तो कितना आ रहा है फिर ये 6.7 के आसपास। ठीक है, तो 6.7 × 10⁻⁻ कितना आ रहा है -27, तो 6.7 के आसपास ऑप्शन बी है। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन बी है। तो क्वेश्चन 15 में क्या बोला है, यहाँ पे देखो, तो क्वेश्चन 15 में सीधा बोला है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन C से A आ रहे हैं तो कितना वेवलेंथ एमिट कर रहे हैं λ3,
बी से ए आ रहा है, कितना वेवलेंथ एमिट कर रहा है लैम्बडा 2, और सी से बी आ रहा है तो कितना वेवलेंथ एमिट कर रहा है लैम्बडा 1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से कहाँ पे आता है, लोअर एनर्जी में, तो एनर्जी उतना ही एनर्जी, जितना एनर्जी डिफरेंस है उतना एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि एनर्जी एट सी माइनस एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा 3, ठीक है। दूसरा एनर्जी एट बी माइनस एनर्जी एट ए इज इक्वल टू क्या होगा, एच सी बाय लैम्बडा 2, ठीक है ना। बी से ए पे कितना एनर्जी एमिट कर रहा है, एच सी बाय लैम्बडा 2, और सी से बी पे कितना एनर्जी एमिट करेगा, एच सी बाय लैम्बडा 1, सही है। हमको डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो है ये इन दोनों का एडिशन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एनर्जी एमिट की है वो इसके और इसके समेशन के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ एच सी बाय लैम्बडा 3 इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा 2 प्लस एच सी बाय लैम्बडा 1, ठीक है। या फिर अगर आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड भी करोगे तो अगर आप देखोगे तो ई बी से ई बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ई सी माइनस ई ए आएगा, और ई सी माइनस ई ए यही है इक्वेशन 1, बराबर। एच सी क्या हो गया, कैंसिल, सो देयर फोर 1 बाय लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा 2 प्लस 1 बाय लैम्बडा 1। दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 बाय लैम्बडा 3 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2, ठीक है। मुझे लैम्बडा 3 में इंटरेस्ट है तो रेसिप्रोकल में नहीं, तो इसको उल्टा कर दो, तो लैम्बडा 3 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2, ठीक है। तो ये रिलेशन है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 16 में क्या बोला है, सेम तरीके क्वेश्चन लग रहा है। द फॉलोइंग डायग्राम लेवल्स इंडिकेट द एनर्जी सर्टेन एटम एंड द सिस्टम मूव्स फ्रॉम 4e टू e, अ फोटोन ऑन वेवलेंथ लैम्बडा 1 इज एमिटेड, ठीक है। तो जब ये 4e से कहाँ जंप कर रहा है, e पे, तो जो वेवलेंथ निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, लैम्बडा 1। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम 7/3e टू e, ठीक है। जब 7/3e से कहाँ जंप हो रहा है, e पे, तो कितना रेडिएशन का वेवलेंथ एमिट हो रहा है, लैम्बडा 2। तो रेशियो ऑफ लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 पूछा है, ठीक है। तो मुझे बताओ, जब वो 4e से e पे जंप कर रहा है तो 4e माइनस ई एनर्जी डिफरेंस किसके इक्वल होगा, एच सी बाय लैम्बडा 1, सही है। तो ये हो जाएगा एच सी बाय क्या हो जाएगा, लैम्बडा 1। अब ये 7/3e से कहाँ जंप कर रहा है, e पे, तो जब वो 7/3e से कहाँ जंप कर रहा है, e पे, तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, एच सी बाय लैम्बडा 2, ठीक है। 4e माइनस ई कितना हो गया, 3e, तो 3e हो गया एच सी बाय लैम्बडा 1, इक्वेशन 1। दोनों का डिनोमीटर सेम नहीं है तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 3 कर सकता हूँ, सही है। तो 7e माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3e, 7 माइनस 3 कितना हो गया, सॉरी 7 माइनस 3 कितना, 7654, 4e अपॉन 3, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, एच सी बाय लैम्बडा 2। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। हमको किसका रेशियो चाहिए, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 का, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा डिवीजन में तकलीफ होता है तो एक काम कर सकते हो, आप लैम्बडा 1 को यहाँ भेज सकते हो, तो लैम्बडा 1 क्या हो जाएगा, एच सी बाय 3, और लैम्बडा 2 को इधर भेज दो, तो 3 यहाँ जाएगा, 4e नीचे आएगा, तो लैम्बडा 2 क्या हो जाएगा फिर 3hc बाय 4e, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। मुझे क्या चाहिए, दोनों का रेशियो चाहिए, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 का। तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो LHS से डिवाइड होगा, RHS से, तो ये हो जाएगा लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू एच सी बाय 3e अपॉन क्या हो जाएगा, 3hc बाय 4e। ई से ई कैंसिल, एच सी से एच सी कैंसिल, 4 किधर जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4/9, ठीक है। 4/9 कौन सा ऑप्शन है, ए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 में क्या बोला है, अ न्यूक्लियर रिएक्शन अलॉन्ग विद मासेस ऑफ द पार्ट टेकिंग पार्ट इट एज फॉलोस, ठीक है। तो ये कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस दिए, तो हमको बोला एनर्जी ऑफ क्यू की एनर्जी कितनी होगी वो निकालना है, ठीक है। हमको पता है कि जितना एनर्जी रिएक्टेंट का होगा उतनी एनर्जी किसका होगा, प्रोडक्ट का, सही है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर चलो देख लेते हैं फिर। तो मास ऑफ ए का कितना 1.002 प्लस 1.004 इज इक्वल टू 1.001 प्लस 1.003 प्लस क्यू, सही है।
तो 1.002 4 + 2 कितना हो गया 6, तो 1.006 माइनस 1 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 1.004 इज इक्वल टू क्यू। तो कितना आया फिर ये, हाँ 0.002 सही है। तो हमको एनर्जी चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू मिल जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस पॉइंट को जो तो राइट में शिफ्ट कर दो 2 बार, तो 2 × 10⁻³ कितना हो गया -3 × 931.5, ठीक है। 5 2 कितना हो गया 10, तो 0 1 2 1 2 तो 3 3 2 6 9 2 कितना हो गया 18, सही है। इंटू 10⁻³ कितना आएगा -3। तो ये पॉइंट इसका था बराबर, और -3 है तो पॉइंट कितनी बार शिफ्ट होगा 3 बार, तो 1.863 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्या बोला इसमें, टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन बोला है, ठीक है। तो आपको यू नीचे एटॉमिक नंबर कितना 92, एटॉमिक मास नंबर कितना 238, ठीक है। तो यूरेनियम दिया है, किस में कन्वर्ट हो रहा है पीवी लाइट में 82 और 214, सही है, ठीक है। तो अब हमको पता है कि एटॉमिक मास का कंजर्वेशन होगा, सही है। तो कितने अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, अगर आप देखोगे तो 238। बीटा का देखो, बीटा का कोई मास नहीं है, तो इसके मास से हम लोग नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 238 - 214 42 कितना हो गया फिर 24, सही है। हमको पता है कि एक हीलियम अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 और एटॉमिक मास नंबर कितना होता है 4। तो एक हीलियम का एटॉमिक मास नंबर 4 है, बट यहाँ पे कितना मास है 24, तो 24 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, ठीक है। तो कितने अल्फा पार्टिकल्स मुझे मिल गए 6, तो यहाँ पे 6 अल्फा पार्टिकल्स होंगे बराबर है। प्लस अब ज़रा चार्ज देख लेते हैं, चार्ज कंजर्व कर लेते हैं। तो 92 82 प्लस देखो ये 6 है ना टोटल, तो एक हीलियम के ऊपर 2 प्रोटॉन है, तो 6 2 कितना हो गया 12, 12 + 82 कितना हो गया 94 बराबर 94, बट यहाँ पे कितना था 92, तो इसको कोई तो बैलेंस करेगा ना, कितना बैलेंस करना पड़ेगा 2, तो 2 बैलेंस करना पड़ेगा, तो कितने अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे 2, सही है। सॉरी कितने बीटा निकलेंगे 2, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए पार्टिकल 6, 6 + 2 कितना हो गया 8, तो आंसर क्या है इसका 8। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है, कार्बन दिया है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6 और एटॉमिक मास नंबर कितना है 12, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक मास नंबर कितना है 12। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है, तो आपको इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल न्यूक्लियंस 12 होंगे ना। मास कितना दिया है 12 U, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है। तो मुझे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला अपॉन डिवाइडेड बाय क्या करोगे 12 करेंगे, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है Z × मास ऑफ प्रोटॉन बराबर प्लस A - Z × मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस न्यूक्लियस का एटम का मास कितना है इसका 12, सही है। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 931.4 से, अपॉन पर न्यूक्लियन पूछा डिवाइड बाय करेंगे 12, ठीक है। तो Z बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिख देता है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए डिवाइड बाय 12 कर दिया। Z कितना है 6 है, तो 6 × मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो 1.0078 प्लस A - Z 12 - 6 कितना हो गया 6 × मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.0087, और इसको किससे माइनस करना है 12 से, और नीचे भी क्या है 12, और ये पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 931.4 से, ठीक है। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो एक काम करते 6 कॉमन ले लेते सब में से, तो 6 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1.0078 प्लस 1.0087 माइनस 6 2 कितना होता है 12, ठीक है। और ये किससे डिवाइड हो रहा है 12 से, तो 6 1 6 2 12, और ये मल्टीप्लाई होगा 931.4 से, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 1.0078 प्लस 1.0087, तो 8 + 7 कितना हो गया
8 8 16 होता है तो 15 हो गया है, ठीक है। फिर 8 8 कितना हो गया 16 1 0 तो 2.016 और इसको माइनस करना है किससे 2 से, तो कितना आंसर आ रहा है फिर 0.165। तो ये हो जाएगा 0.165 मल्टीप्लाई बाय कितना 931.4 अपॉन 2, सही है। अब कुछ है तो इसको भी डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो कितना आ रहा है फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 0.082 इंटू 931.4, ठीक है। पॉइंट को राइट में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो 8.2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 931.4, ठीक है। देख लेते इसको कैलकुलेट करके, तो 931.4 इंटू 8.2 बराबर, तो 4 2 ज़ा 8, 2 6 18 बराबर, 8 4 ज़ा कितना 32, 2 3, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 तो 1 1, 8 3 ज़ा 24 25, 9 8 ज़ा कितना हो गया 72, 73 74, सही है। तो 8 4 7, 8 + 5 कितना हो 8 4 12 13, सही है। 4 1 5 6 तो 7 6, तो 2 पॉइंट ऑलरेडी थे, सही है। कितना हो गया फिर ये 7637.48 बराबर, तो 7637.48 इंटू 10 टू द पावर क्या है हमारे पास -2, 10 टू द पावर -2, तो पॉइंट को भी तो शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में, ठीक है। कितनी बार शिफ्ट करना पड़ेगा 2 बार, शायद कुछ कैलकुलेशन का मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं। 6 कॉमन लिया सॉरी कितना आया फिर ये +7 5 + 8 16 6 1 2 1 2 1 0 0, हाँ ओके सॉरी। तो यहाँ पे 0.0165 था, तो मैंने यहाँ पे 0.0165 नहीं लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आना चाहिए था 0.0165, ठीक है। 2 से डिवाइड हुआ तो 0.00, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये 2 0 इधर और एक्स्ट्रा आ गए, तो यहाँ पे भी एक 0 आएगा बराबर, तो पॉइंट यहाँ पे होगा। तो कितनी बार शिफ्ट करना पड़ेगा 3 बार, तो ये -3 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। तो पॉइंट को 3 बार शिफ्ट किया तो कितना आ रहा है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ रहा है, सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है डी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अभी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व फॉर न्यूक्लिया इज शोन इन द फिगर W X Y and Z आर फॉर न्यूक्लिया इंडिकेटेड ऑन द कर्व द प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज कब होगा, तो एनर्जी रिलीज जब होगा जब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो कोई भी ऑप्शन में आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हो, तो ऑप्शन सी में आपको जो है प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी बराबर 2y वो ग्रेटर देन आएगी W, तो आपको किस में एनर्जी रिलीज हो रहा है ऑप्शन सी में, ठीक है। क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 21 में क्या बोला है, द सेकेंड लाइन इन पैशन सीरीज ऑब्टेन व्हेन द इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम, सेकेंड लाइन इन पैशन सीरीज, ठीक है। पैशन सीरीज में फाइनल क्या होता है 3 होता है, और तो कहाँ से कहाँ जम कर सकता है 4 से 3, और सेकेंड लाइन में कहाँ से कहाँ जम होगा 5 से 3, तो 5th ऑर्बिट टू 3rd ऑर्बिट, ऑप्शन डी करेक्ट है उसका। ओके, क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। इन एन NPN ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर, तो ये आपको कलेक्टर करंट दिया है। इफ़ 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड रीच द कलेक्टर देन द एमिटर करंट विल बी अबाउट, ठीक है। तो आपको कलेक्टर करंट की वैल्यू दी है 10 मिली एम्पियर, और आपको क्वेश्चन में बोला कि 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड बराबर, जो 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं एमिटर में से बराबर, 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड रीच द कलेक्टर, तो कहाँ रीच हो रहे हैं कलेक्टर में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 90% मतलब 90/100 इंटू आई इज इक्वल टू कितना हो गया IC, और IC की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा फिर 100 इधर जाएगा 90 इधर, अच्छा 0 0 कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10/9, ठीक है। 10 इंटू 10 कितना हो गया 100,
अपॉन 9, 9 1 ज़ा 9 तो 1 बचा, 9 1 ज़ा 9, ठीक है। वापस क्या बचा 1 तो 10, 9 1 ज़ा 9, तो 11.1 मिली एम्पेयर के आसपास कुछ आंसर आना चाहिए। तो IC की वैल्यू, IE की वैल्यू कितनी है, तो 11.1 मिली एम्पेयर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। विद ऑफ द डिप्लेशन रीजन दिया है, कितना दिया है 500 नैनोमीटर, तो डी की वैल्यू दी है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है कितना 6 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। आपको पूछा है पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है E × D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है हमको 6 × 10⁵, और डिप्लेशन रीजन का विथ कितना दिया है 500 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10⁻⁹। तो ये 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा -7, ठीक है। 6 5 का कितना हो गया 30 इंटू 5 - 7 कितना हो गया -2। तो कितना आंसर आ रहा है फिर 0.3 वोल्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, अ सिलिकॉन स्पेसिमेन इज मेड इनटू पी टाइप सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग ऑन एन एवरेज 1 इंडियम, ठीक है। इंडियम क्या होता है, ट्राइवेलेंट की पेंटावेलेंट, तो इंडियम होता है ट्राइवेलेंट, तो एक ट्राइवेलेंट एक होल देता है। तो आपको क्या बोला है कि जब आपने एक इंडियम ऐड किया, बराबर, कितने में ऐड किया आपने, तो 1 इंडियम इज एडेड 6 × 10⁷ एटम्स, ठीक है। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ एटम्स इन सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में कितने एटम्स है 6 × 10⁻28, देन व्हाट इज द इंडियम एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको इंडियम की वैल्यू निकालनी, कितने इंडियम आपने ऐड किए पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आप एक इंडियम ऐड कर रहे हो इसमें, तो इसमें कितना करोगे, तो इसको x लिख दूँ, नॉर्मल सा है, मुझे x ढूंढना है। LHS इन दोनों को डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों भी डिवाइड हो जाएंगे, या तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 6 × 10⁻28, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे, ठीक है, इज इक्वल टू x × 6 × 10⁷। x की वैल्यू चाहिए, तो x कितना हो जाएगा फिर 6 × 10⁻28 अपॉन 6 × 10⁷, ठीक है। 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, 28 से 7 गया, कितना बचा 21, तो ये हो जाएगा 10⁻21, ठीक है। बट हमको यहाँ पे ये जो हमको मिलेगा, ये मिलेगा पर मीटर क्यूब में, बट हमको किस में पूछा है, पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है, तो 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है 10⁻2 100 सेंटीमीटर। तो क्या करना पड़ेगा, इसको उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, सॉरी क्यूब करना पड़ेगा, तो ये हमको मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो 10⁻21 कितना हो गया फिर 10⁻6 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 6 से 6 कैंसर, क्या आंसर आ रहा है फिर ये 15। तो कितना आंसर है फिर 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी करेक्ट है फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। तो इसमें बोला व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा डायग्राम है, ये डायोड है, डायोड का पी रीजन है, ये क्या आपका एन रीजन, ठीक है। आपको पता है करंट कब फ्लो करेगा, जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा, रिवर्स बायस में होगा, तो ये काम करता है ऐसे ओपन सर्किट। तो ये -4 वोल्ट है, ये क्या है -1 वोल्ट, ठीक है। दोनों में से हायर पोटेंशियल कौन सा है, हायर पोटेंशियल है -1 वोल्ट, तो इसको पॉजिटिव, और ये क्या हो गया नेगेटिव। तो पी रीजन किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, और एन रीजन किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। तो ये रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस है तो ओपन सर्किट, तो कोई करंट फ्लो करने वाला नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल बी द इनपुट ऑफ ए एंड बी फॉर द बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपको ए और बी डालना है ताकि आंसर क्या है 1। तो इक्वेशन कुछ ऐसा है, a + b का कॉम्प्लीमेंट डॉट a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका आंसर क्या आना चाहिए 1। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शंस को पुट करके देखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं 0,0 डालता हूँ, तो a की वैल्यू 0 + 0, उसका कॉम्प्लीमेंट डॉट 0.0 का कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। तो 0 + 0 क्या हो गया 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 डॉट 0.00, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आना चाहिए 1। तो मुझे लगता है ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ठीक है। अब इसको सीधा ऐसे भी सोच सकते हो कि मुझे यहाँ पे आंसर 1 चाहिए, तो 1 चाहिए, तो ये इसका आंसर और इसका आंसर क्या होना चाहिए 0, बराबर। कोई भी दूसरे केस में इसका आंसर 0 होगा क्या, देखो अगर आप इसको ए को 0 पुट करते हो और ये 1, तो 0 + 1 कितना हो गया 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, तो 0 डॉट, बराबर। तो आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि लास्ट में एंड गेट बना रहे हैं ना, मतलब सॉरी एंड गेट नहीं, क्या बना रहे हैं
गेट कुछ नहीं बना रहे, बट हाँ इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। आप कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए तो डाल दो, ऑप्शन बी को पुट कर लो। क्या है ऑप्शन बी? 0,1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0+1.0.1 बराबर। तो 0+1 कितना हो गया? 1 का कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 × 1 कितना हो गया? 0। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट, सही है। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 0 डॉट 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 1। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। तो ए के अलावा किसी में आंसर 0, 1 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चल रहेगा, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन 27 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 27 में क्या बोला था? करंट इन द सर्किट चाहिए, ठीक है। ये कौन सा पोटेंशियल है? हायर, और ये कौन सा पोटेंशियल है? लोअर, ठीक है। तो ये कौन सा पोटेंशियल है? हायर, और ये कौन सा पोटेंशियल है? लोअर। तो अगर आप देखोगे तो डायोड का ये पी रीजन है, और ये कौन सा रीजन है? एन। तो पी रीजन किससे कनेक्टेड है? हायर से, और एन रीजन नेगेटिव से। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। तो D2 कैसा हो गया? फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अब D1 के लिए देखो, ये नेगेटिव पोटेंशियल डायोड D1 का ये एन रीजन है, और ये क्या आपका? पी रीजन। तो एन रीजन किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से। तो ये कैसा हो गया? रिवर्स बायस, ठीक है। तो इसका जो सर्किट होगा, ये सर्किट हमको कुछ ऐसा दिखेगा। डायोड D2 फॉरवर्ड बायस है, तो D2 क्लोज सर्किट ऐसा काम करेगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? 30 ओम। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। बट क्योंकि ये D1 रिवर्स बायस है, तो ये ओपन सर्किट ऐसा काम करेगा, ठीक है। तो जो करंट यहाँ से निकलेगा, वो करंट इस रजिस्टर में फ्लो करने वाला है क्या? नहीं, बिकॉज ये ओपन सर्किट है। तो करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है। अब ये अगर इसको आप इसको देखते हो तो दोनों में से करंट कैसा है? सेम। तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में, ठीक है। और आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? 5 वोल्ट बराबर। तो मुझे करंट चाहिए, तो I = पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो 20 + 30 कितना हो गया फिर? ये 50। तो आंसर कितना आएगा? 5/50। आप चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हो, बट ऑप्शन में जो है वो 5/50 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन सर्किट इज, आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज यहाँ से पुट करके आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल से भी अगर आप करोगे तो ईजी होगा। इसके अलावा भी मेथड है, तो ज़रा उसको देख लेते हैं। तो सपोज ये ए है, ये आपने नॉट गेट लगाया, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर है, लेकिन इधर आगे क्या जाएगा? ए, सही है। ये बी है, अब ये हो गया ए, और ये आपने जंपर लगाया, सही है। तो ये बी, तो यहाँ पे भी क्या होगा? बी। ये एंड गेट है, तो इसका आंसर आएगा A.B, सही है। ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी, तो इसका आंसर क्या आएगा? A कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, क्योंकि ये भी आपका एंड गेट है। अब उसके बाद ये आपका और गेट है, तो और गेट में दोनों का क्या होगा? एडिशन। तो ये हो जाएगा A.B + A कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, ठीक है। तो ये आपका हो गया आउटपुट। तो अगर आप इसको देखोगे तो E = क्या हो जाएगा? A.B + A कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। अगर आप चाहिए तो दोनों में से B कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा A + A कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, सही है। अब A + A कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। जैसे कि A 0 है तो A कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, तो 1 + 0 1 हो जाएगा। अगर A 1 है तो A कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 वापस क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो 1 × B इज नथिंग बट B, ठीक है। तो E किसके इक्वल है? B के। तो E और B दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो E और B किस में इक्वल है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस AB। तो AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है तो आप A को पॉजिटिव मानो और B को क्या मानो? नेगेटिव। या फिर आप B को पॉजिटिव मानो या फिर A को क्या मानो? नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर्स दोनों तरीके से पॉसिबल है।
तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ए को पॉजिटिव मान लेते हैं और बी को नेगेटिव मान लेते हैं, मतलब ए को हायर पोटेंशियल पे और बी को कहाँ पे मान लेते हैं, लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, जब आप ए को हायर पोटेंशियल पे मानते हो तो ये पी रीजन है, तो पी रीजन किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, बी को लोअर पे, तो अगर आप देखोगे तो ये डायोड का ये एन रीजन है और ये क्या है, पी रीजन, तो एन रीजन किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है ये ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, ये कितना है, 4 ओम, ये 5 ओम और ये कितना हो गया, 4 ओम और ये 8 ओम, बराबर। अगर आप देखोगे तो व्हीटस्टोन जैसा दिख रहा है, देखो बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो 2/4, तो आंसर आया 1/2। इसके इक्वल टू के राइट हैंड साइड का रेशियो देख लो, राइट हैंड साइड में क्या है, 4/8 ना, 4/8 इज इक्वल टू क्या है फिर 1/2। तो ये जो बीच का जो रेजिस्टर है 5 ओम के लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो और 5 ओम के राइट हैंड साइड का रेशियो कैसा आ रहा है, इक्वल, तो इसका मतलब ये बैलेंस है। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 ओम है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, इक्वल, तो ये इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, अब ये बैलेंस है तो ये 5 ओम है कि नहीं, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं, तो 5 ओम को मैं हटा देता हूँ, बराबर। तो 5 ओम को जैसे हटा दिया तो ये दोनों सीरीज़ में और ये दोनों भी क्या हो गए, सीरीज़ में। ठीक है, तो 2 + 4 कितना हो गया, 6, 8 + 4 कितना हो गया, 12, तो इसका हो गया 6 ओम और इसका आंसर कितना आया, 12 ओम। ठीक है, अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो पैरेलल में है तो मैं बता सकता हूँ रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला हमको पता है, जब दो रेजिस्टेंस होते हैं क्या करते हैं हम लोग, R1 × R2 / R1 + R2, तो 6 × 12 / 6 + 12, तो 6 × 12 / 6 + 12 कितना हो गया, 18, तो 6 1 = 6 3 = 18, 3 4 = 12, तो कितना आंसर है, 4 ओम। ठीक है, तो 4 ओम आया है, बट 4 ओम ही सिर्फ आंसर होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग ने ए को पॉजिटिव माना है, बी को नेगेटिव। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, ए को क्या मान सकते हैं, नेगेटिव, और यहाँ पे बी को क्या मानेंगे हम लोग, पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे हम लोग ने बी को पॉजिटिव माना, तो अगर आप देखोगे तो ये डायोड का एन रीजन था, तो एन रीजन किससे, पॉजिटिव से, तो रिवर्स बायस हो गया, मतलब ओपन सर्किट, और ये इसका पी रीजन है और पी रीजन किससे, नेगेटिव से, तो ये भी क्या हो गया, रिवर्स बायस है ना, तो ये भी क्या काम करेगा, ओपन सर्किट। तो इसका जो डायग्राम है आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये और ये कुछ काम के नहीं फिर अभी, बराबर। तो अगर आप यहाँ से करंट लाओगे तो करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से तो नहीं जा सकता, ओपन सर्किट है, तो यहाँ से करंट गया आई, यहाँ से भी नहीं आ सकता, ओपन सर्किट है, तो यहाँ से करंट गया आई और यहाँ से करंट गया आई और यहाँ से निकल जाएगा, है कि नहीं। तो अगर आप देखोगे तो इन तीनों में से करंट कैसा है, सेम, तो ये और ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में, तो सीरीज़ में तो सिर्फ ऐड करोगे तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, 4 + 5 + 4, तो आंसर कितना है, 13 ओम। ठीक है, तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, 4 ओम और 30 ओम, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पोटेंशियल किसको दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। द लॉजिक सर्किट शोन हैज द 2 इनपुट वेव फ्रंट, ठीक है, ए और बी, पिक आउट द करेक्ट आउटपुट। ठीक है, तो हमको करेक्ट आउटपुट निकालना है। ठीक है, चलो देख लो, आप इसको ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये ए है तो नॉट गेट है, तो यहाँ पे आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, बी है नॉट गेट है तो यहाँ पे आएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और उसका भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर आप ये सब दिक्कत आता है करने में तो ए कॉम्प्लीमेंट को आप एक्स मान लो और बी कॉम्प्लीमेंट को वाई मान लो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि नॉर गेट है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डी मॉर्गन्स में हमने पढ़ा है कि एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक्स क्या है अपना, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई क्या है अपना, बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ए और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट बी, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, बराबर। तो मिलके क्या बना रहे हैं, ये मिलके एंड गेट बना रहे हैं। ठीक है, और एंड गेट का ट्रूथ टेबल हमको पता है,
एंड गेट में क्या होता है, ए बी और आउटपुट क्या है आपका वाई, तो 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। तो एंड गेट में 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे भी 0 और 1 1 पे क्या आएगा 1, सही है। तो देख लेते फिर यहाँ पे, अब इसका इनपुट ए 1 है, ये भी 1 है, तो 1 1 पे 1 आना चाहिए। तो 1 1 पे किस में 1 आ रहा है, ए में 1 आ रहा है, बट देखो ये इसका 1 है ना और ये 0 है, ठीक है। तो सी में तो 0 आ रहा है, डी में भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, बी में भी 1 आ रहा है और ए में भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो करेक्ट इनकरेक्ट है, तो ए बी सी में से कुछ होना चाहिए। देख लेते फिर, ये आपका 0 है, ये 0, तो 0 0 पे क्या आना चाहिए 0, ठीक है। तो 0 0 पे 0 ए में आ रहा है, 0 0 पे 0 बी में आ रहा है और 0 0 पे 0 डी में भी आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते कि जो अलग है उसको देख लेते एक बार, कौन सा इसमें अलग है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ वाला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में इसमें 0 आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ में इसमें 1 आ रहा है और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ में इसमें भी 1 आ रहा है, ठीक है। जरा इसको चेक कर लेते हैं फिर, फोर्थ वाले को फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये क्या आपका ए का इनपुट क्या है 1 और यहाँ पे बी का क्या है 0, तो 1 इंटू 0 का आंसर क्या आना चाहिए 0। तो ए पे क्या आ रहा है 1 इंटू 0 का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 0, बी में क्या आ रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 1 आ रहा है और डी में क्या आ रहा है फोर्थ, इसका भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी इनकरेक्ट है, तो बी और डी में से कुछ देख लेते हैं। 1 1 पे 1, 0 0 पे 0, 1 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, नहीं बराबर ऑप्शन ए भी करेक्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं ऑप्शन ए से देख लेते हैं, 1 1 पे 1, 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, परफेक्ट, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1, 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, ठीक है। इसके सारे करेक्ट आ रहे हैं, ए के, बी के भी चेक कर लेते हैं एक बार। 1 1 पे 1, 0 0 पे 0, ठीक है, 0 1 पे 1 आ रहा है इसका, ओके। तो बी का ये इनकरेक्ट है, अगर आप बी का देखोगे तो यहाँ पे तो ये 0 है और ये 1 है, बराबर। तो 0.1, तो आंसर 0 आना चाहिए था, बट इसका क्या आ रहा है 1, तो बी इनकरेक्ट है। डी का चेक कर लेते हैं, ए और बी में 1 1 पे 1 है, 0 0 पे 0 है, परफेक्ट, 0 1 पे 0 होना चाहिए था, 0 है, 1 0 पे 0 होना चाहिए था, तो 1 है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन डी भी गलत है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन 31 में क्या बोला है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5, द डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल इमेज फॉर्म फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्फीयर के कहाँ पे सेंटर में, ठीक है। अब वो सेंटर में है तो सपोज यहाँ से उसको कोई देख रहा है ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से जो रेज आएंगे वो रेडियस से पास होंगे, और रेडियस कैसा होता है सरफेस को परपेंडिकुलर, मतलब वो नॉर्मली निकल जाएंगे, ठीक है। अगर वो नॉर्मली निकल रहे हैं तो ये जो देख रहा है इसको, बराबर, उसको सरफेस से इसका डिस्टेंस सेम ही नज़र आएगा जो है, ठीक है। कोई चेंजेस होने वाले नहीं है, क्योंकि जो रेज है वो नॉर्मली निकल जाएंगे, स्ट्रेट निकल जाएंगे, वो बैंड वेंड होने वाले नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 32 देख लेते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट किस में दिया है वैक्यूम में, कितना दिया है 5890 एंगस्ट्रॉम। देन वेवलेंथ ऑफ ग्लास, वेवलेंथ इन ग्लास में पूछा है, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। तो हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज नथिंग बट वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन ग्लास, सही है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है, इसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो लैम्बडा ग्लास इधर जाएगा, तो वेवलेंथ इन ग्लास इज इक्वल टू वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो वेवलेंथ इन वैक्यूम कितना है, तो वो है 5890 एंगस्ट्रॉम,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 1.5। तो अगर इसको देखोगे तो आप 1.5 को मैं 15 बना सकता हूँ, तो 158,900 अपॉन 15, ठीक है। 5 3 15, 5 1 5, 5 1 5, 6 7 8 3, 5 6 30, 5 7 35, बराबर 36 37 38 39 40, 5 8 40 0। तो ये हो जाएगा 11780 अपॉन 3, ठीक है। 3 3 9, 10 11 2, 3 9 27, यहाँ पे 8 है, 3 2 6, 7 8 23, 3 6 18 19 20, बराबर। तो 3926 के आसपास हो जाना चाहिए। तो सबसे नज़दीक जो है वो ऑप्शन डी है, तो 3926 एंगस्ट्रॉम, बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। तो व्हेन अ रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द वेवलेंथ चेंजेस फ्रॉम 6000 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम, द क्रिटिकल एंगल पूछा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। और ये हमको क्या दिया है, वेवलेंथ λ1 अपॉन λ2। हमको पता है कि क्रिटिकल एंगल चाहिए, सही है। तो क्रिटिकल एंगल के लिए जो फॉर्मूला है, ठीक है, हम लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1 अपॉन साइन आई सी नहीं टीटा सी, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा λ1 अपॉन λ2। तो साइन टीटा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा λ2 अपॉन λ1। सो देयरफॉर टीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ λ2 अपॉन क्या हो जाएगा λ1। तो साइन इनवर्स ऑफ λ2, तो λ2 कितना दिया हमको, λ1 ये है, फर्स्ट मीडियम में था, सेकंड मीडियम में, बराबर। तो कितना हो जाएगा फिर ये 4000 एमस्ट्रॉन्ग अपॉन कितना हो जाएगा 6000 एमस्ट्रॉन्ग। तो एमस्ट्रॉन्ग से एमस्ट्रॉन्ग क्या हो गया, कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 2 4 2 3 6। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2/3। तो साइन इनवर्स ऑफ 2/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन 34 में क्या बोला है, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है कितना 1.6। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया है 60 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो हमको फोकल लेंथ निकालना है लेंस का, ठीक है। हमको फॉर्मूला पता है 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो 1/f म्यू कितना है, म्यू की वैल्यू 1.6 -1, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 60, और दूसरे का इन्फिनिटी, ठीक है। एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0। तो 1/f इज इक्वल टू 1.6 - 1 0.6 इंटू 1/60, ठीक है। f चाहिए तो 60 अपॉन 0.6, तो 600/6। तो कितना आंसर आएगा फिर 100, सही है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका सेंटीमीटर में, तो ये आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन सही है, सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोले हमको, द फिगर शोज एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इफ द लेंस इज कट अलोंग पी क्यू, ठीक है। इसको किसके अलोंग कट किया है, पी क्यू के। द फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ विल बी, ठीक है। इसको जब पी क्यू के अलोंग कट किया तो बेसिकली ऐसा था लेंस, और इसको किसके अलोंग कट किया, पी क्यू को। तो हमको पता है कि जब इसको पी क्यू के अलोंग कट करेंगे तो जो एक का फोकल लेंथ आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा 2f, सही है। The refracting angle of a prism is A and the refracting index of the material of the prism is cot A/2, ठीक है। तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया है। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है A, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना दिया है, cot A/2, ठीक है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछा है। तो हमको फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन 2 अपॉन साइन A/2, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हमको, ठीक है, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हमको, cot A/2। तो cot A/2 इज इक्वल टू कितना आएगा फिर साइन A प्लस मिनिमम डेविएशन का एंगल अपॉन 2
साइन ए बाई टू, ठीक है। अच्छा कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस अपॉन साइन, सो देयरफॉर कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, ठीक है। और नीचे क्या आएगा फिर साइन ए बाई टू, तो साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू क्या हो जाएगा, कैंसल। सो देयरफॉर कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों के एंगल को इक्वेट करना है, डेल्टा एम अंदर है ना एंगल में, तो दोनों को इक्वेट करना है, तो इसको भी मुझे साइन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, है कि नहीं, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, सही है। तो क्या हो जाएगा फिर ये, सो देयरफॉर दोनों का साइन इक्वल है, एंगल इक्वल है, इक्वेट हो रहा है ना बीच में, इक्वल है यहाँ पे बराबर, तो साइन के साथ साइन, तो ये एंगल के साथ ये एंगल इक्वल होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ पाई बाई टू माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू ए बाई टू प्लस डेल्टा एम बाई टू, सही है। तो ये प्लस है, साइड चेंज किया तो क्या होगा माइनस, तो पाई बाई टू ए बाई टू माइनस ए बाई टू माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एम बाई टू, सही है। टू सब में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो पाई ए बाई टू ए माइनस ए कितना हो गया, माइनस टू ए इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा एम। पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस टू ए इज इक्वल टू डेल्टा एम, सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 37 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 37 में क्या बोला है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विथ, ठीक है। फ्रिंज विथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इफ एंटायर अरेंजमेंट इज प्लेस इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, देन दी फ्रिंज विथ बिकम्स, ठीक है। हम सबको बताएं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम, बराबर। तो फर्स्ट मीडियम अगर इसका वेवलेंथ लैम्बडा है और सेकंड मीडियम में लैम्बडा डैश है, ठीक है, तो लैम्बडा डैश को मैं वहाँ पे भेज सकता हूँ। तो लैम्बडा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। और अगर मैं फर्स्ट मीडियम को वैक्यूम मान लूँ, सही है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वेवलेंथ इन सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली एन भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन क्या हो जाएगा, एन। तो लैम्बडा डैश के बदले क्या आ गया, लैम्बडा अपॉन एन, ठीक है। तो मेरे को फाइंड करना है कि जब मैंने पूरे सिस्टम को कहाँ पुट किया, एक मीडियम में जहाँ पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है एन, तो वहाँ पे फ्रिंज विथ कितना होगा। तो फ्रिंज विथ का फॉर्मूला हो जाएगा बी डैश लैम्बडा डैश डी बाई डी, ठीक है। आपने सिस्टम में कुछ भी अरेंजमेंट चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ इसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2। बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, बी बीटा लैम्बडा डैश डी अपॉन डी अपॉन क्या होगा, लैम्बडा डी अपॉन डी, सही है। तो डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो ये हो जाएगा लैम्बडा डैश बाई लैम्बडा, और लैम्बडा डैश कितना है, लैम्बडा बाई एन अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा से लैम्बडा क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो देयरफॉर बीटा फ्रिंज विथ नए वाले का इज इक्वल टू फ्रिंज विथ पुराने वाले का अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सही है, ठीक है। इसको एक्चुअली हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, फ्रिंज विथ और लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराबर। तो बीटा डैश के सामने लैम्बडा डैश आता था और बीटा के सामने लैम्बडा आता था, ठीक है। ये आंसर डायरेक्टली हम लोग कर सकते थे इसको, ठीक है। तो अल्टीमेट आंसर क्या हमारा, फ्रिंज विथ अपॉन एन। तो फ्रिंज विथ अपॉन एन का कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन 38 देख लेते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 10th मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा 1 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ y1 फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा से 10th मैक्सिमा, सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा से, हाँ, तो सेंट्रल मैक्सिमा से, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, तो यहाँ से 10th मैक्सिमा का डिस्टेंस आपको बोला है y1, ठीक है। अब हमको पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा फिर क्या आता है, फर्स्ट मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फ्रिंज विथ बोलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट से सेकंड में क्या होगा, वापस फ्रिंज विथ होगा। तो ऐसे कितने फ्रिंज विथ आएंगे यहाँ पे, फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, बराबर। तो ऐसे 10 फ्रिंज विथ आएंगे, तो मैं बोल सकता हूँ y1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ w फ्रिंज विथ, ठीक है। फिर आपको क्या बोला है, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स इज चेंज टू λ2, तो वेवलेंथ को आपने चेंज किया, कितना हो गया वेवलेंथ λ2, तो फिफ्थ मैक्सिमम इज द डिस्टेंस ऑफ y2, तो सेंट्रल मैक्सिमा से y2 डिस्टेंस पे आपको क्या मिला, फिफ्थ मैक्सिमम। तो ये डिस्टेंस कितना है आपका y2, तो y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विथ, ठीक है। इसका फ्रिंज विथ को मैं W1 लिख देता हूँ, इसके फ्रिंज विथ को W2 लिख लेता हूँ। तो बोलो फ्रिंज विथ का फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था 10 लैम्बडा d/d, ठीक है। पहले का वेवलेंथ कितना दिया है हमको, λ1 d/d, सिस्टम में और कुछ चेंजेस नहीं किया, सिर्फ वेवलेंथ चेंज किया। दूसरे का क्या हो जाएगा y2 5 λ2 बराबर d/d। आपको दोनों का रेशियो निकालना है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, तो LHS से LHS से डिवाइड होगा, RHS से, तो ये हो जाएगा y1/y2 इज इक्वल टू λ1 d/d अपॉन λ2 d/d, सही है। तो डी कैंसिल, तो आंसर कितना है λ1/λ2। नहीं सॉरी, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस कर दिया, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5, सही है। तो 10/5, तो कितना हो जाएगा फिर ये 2 λ1/λ2, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 2 बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटीज, पहली बीम की इंटेंसिटी कितनी है I, दूसरी कितनी है 4I, इंटरफेयर टू प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन, द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम्स इज π/2 एट पॉइंट ए, ठीक है। तो ये कहीं तो पॉइंट ए है, यहाँ से लाइट आया, इसकी इंटेंसिटी है I, यहाँ से लाइट आया, इसकी इंटेंसिटी कितनी है 4I, ठीक है। तो पॉइंट ए पे ये दोनों मीट कर रहे हैं और यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आ रहा है π/2। फिर क्या बोला एंड पाई एट पॉइंट बी, तो ऐसे ही कोई पॉइंट भी होगा, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों सोर्स का, तो यहाँ पे आपका फेज डिफरेंस आ रहा है पाई, और यहाँ पे कहीं तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है π/2। देन द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज इन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में ए का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा और बी का जो होगा उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ ए माइनस इंटेंसिटी ऑफ बी हमको निकालना है। तो इंटेंसिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं पहले। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमको पता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ क्या होता है I1 I2 इंटू कॉस वाई, सही है। तो I1 की वैल्यू कितनी है, तो I1 की वैल्यू ले लेते हैं I और I2 की वैल्यू ले लेते हैं 4I, ठीक है। इसके हिसाब से ले लिया, तो I1 कितना है I, I2 कितना है 4I प्लस 2 टाइम्स ऑफ I इंटू 4I इंटू कॉस, एंगल कितना है दोनों का π/2, फेज डिफरेंस π/2 दिया ना ए के लिए, ठीक है। तो I प्लस 4I कितना हो गया 5I प्लस I इंटू आई क्या हो जाएगा I², 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 इंटू 2 इंटू आई, कॉस 90 कितना हो गया 0, तो आंसर कितना आएगा 5I। तो ये मिला आपको इंटेंसिटी ऑफ ए, ठीक है। अब इंटेंसिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ बी कैसे निकालेंगे, सेम, फ़र्क सिर्फ किसका होगा फेज डिफरेंस का, ठीक है। तो ये सेम ही होगा। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू क्या आएगी 5I प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2I, तो 2 इंटू 2I, और फेज डिफरेंस कितना है फिलहाल पाई, तो ये हो जाएगा 5I, 2 2 कितना हो गया 4, कॉस पाई कितना होता है -1, तो ये हो गया 4I, तो 5I माइनस 4I इज नथिंग बट I। तो ये मिला आपको इंटेंसिटी ऑफ बी, और मुझे दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो IA माइनस IB चाहिए, तो IA माइनस IB कितना हो जाएगा 5I माइनस I, तो इसका आंसर कितना आएगा 4I। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है, सही है। क्वेश्चन 40 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला क्वेश्चन 40 में, 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ इंटेंसिटी, वापस I1 दिया है, ये क्या है आपका I2, और सुपरपोज, देन दी मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज इन द रिजल्टिंग पैटर्न। तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछा और मिनिमम इंटेंसिटी पूछा, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हो आप, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, और मिनिमम के लिए क्या कर सकते हो माइनस कर सकते हो, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, ठीक है।
तो अंडर रूट ऑफ I1, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है चलेगा। तो अंडर रूट ऑफ I1 कितना है I, प्लस अंडर रूट ऑफ I2 कितना है 4I का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट I, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2, तो प्लस 2 रूट I का स्क्वायर, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3 रूट I का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9I, ठीक है। इसको देख लेते हैं, 9I, दो ऑप्शन है हमारे पास बी और डी, ठीक है। जरा इसमें देख लेते हैं, तो ये रूट I माइनस वापस कितना आएगा ये 2 रूट I, है कि नहीं, सब कुछ सेम ही है ना, I1 I2 की वैल्यू सेम है, तो स्क्वायर रूट करने का सेम ही तो आंसर आएगा, सिर्फ फ़र्क है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 1 - 2 कितना हो जाएगा -1 रूट I का स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा I। तो मैक्सिमम पे इंटेंसिटी कितनी है 9I और मिनिमम पे इंटेंसिटी कितनी है I, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 41 देख लेते हैं, तो क्या बोला है, पोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 पासेस थ्रू अनदर पोलराइजर, ठीक है। ये लाइट ऑलरेडी पोलराइज है, ठीक है, इस पास थ्रू अनदर पोलराइजर whose पास एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पास एक्सिस ऑफ द फॉर्मर, ठीक है। तो पहले के साथ ये दूसरा पोलराइजर है, कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट पोलराइज लाइट, ठीक है, हमको पता है कि जो यहाँ से जो लाइट निकलेगा तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी I0 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पहले इंटेंसिटी कितनी थी I0 cos थीटा, तो cos 60 का स्क्वायर, मल्लूस लॉ ना, ठीक है। तो I0 इंटू cos 60 कितना होता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर, तो I0 बाई कितना आएगा आंसर 4, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इफ E and B रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कौन देता है, E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 43 में क्या बोला है, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसॉइडली, फ्रीक्वेंसी दिया है और एम्पलीट्यूड दिया है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड किसका दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का E0, वेवलेंथ पूछा है, ठीक है। तो वेवलेंथ पूछा है तो फ्रीक्वेंसी दिया, तो वेवलेंथ हम लोग सीधा निकाल सकते हैं, आप सबको पता है सी स्पीड ऑफ लाइट इजिकल टू म्यू इंटू लैम्बडा, तो लैम्बडा इजिकल टू सी बाई म्यू, ठीक है। तो सी कितना है 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है हमको 2 × 10⁻10, तो कैंसिल ये 2, 3/2 का आंसर कितना आएगा 1.5, तो 1.5 × 10⁻ कितना आएगा -2 मीटर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 44 देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड दिया है, मतलब क्या दिया है B0 दिया है, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड E0 इफ द वेव इज ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस में स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो E0 पता है, B0 ढूंढना है, सॉरी B0 पता है, E0 ढूंढना है, C पता है, ठीक है। तो हमको इक्वेशन फॉर्मूला पता है E0 बाय B0 इज इक्वल टू C, तो E0 कितना हो जाएगा B0 टाइम्स C, तो B0 कितना है 2 × 10⁻⁷, C कितना होता है 3 × 10⁸, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 × 6 -7 + 1 कितना हो जाएगा 10, तो आंसर कितना आएगा 60, तो 60 वोल्ट पर मीटर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन 45, ठीक है, इसको देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गोइंग थ्रू वैक्यूम इज डिस्क्राइब बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ट्रू, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे के और ओमेगा को रिलेट करना है, ठीक है। के का फॉर्मूला हमको पता है, क्या फॉर्मूला होता है 2π/λ, सही है, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2π × फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो k/ω इज इक्वल टू 2π/λ, नीचे 2πf, 2π से 2π क्या हो गया कैंसिल, तो 1/λ × f बराबर। तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, तो k/ω इज इक्वल टू 1/c, और c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, c को हम लोग लिख सकते हैं E0/B0, क्योंकि ऑप्शन में E0 B0 है ना, तो k/ω इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/E0/B0, B0 कहाँ जाएगा ऊपर, तो k/ω इज इक्वल टू B0/E0, तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ E0 और B0 इंटू ओमेगा, तो k टाइम्स ऑफ B0 इंटू ओमेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, सही है। चलो थैंक यू सो मच, अगर फिर भी कुछ डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।
चलो ऑल दी बेस्ट आगे के पेपर के लिए, बाय, टेक केयर।